नमस्कार बच्चों, चिकित्सा का चक्कर इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम किसले इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 21 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका ये सेशन क्रमांक 3 है। इस पाठ में लेखक बेढप बनारसी यह बीमार हुए हैं और अलग अलग चिकित्सक अर्थात अलग अलग प्रकार के डॉक्टर उनको देखने के लिए आते हैं। एलोपैथिक चिकित्सक होते हैं, आयुर्वेदिक होते हैं, होम्योपैथिक होते हैं। तो अब कौन से चिकित्सक का दवा का असर उनके शरीर पर होता है, इसका वर्णन हम हास्यात्मक रूप में इस पाठ के अगले परिच्छेदों में पढ़ेंगे। चलिए अब सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालिए। अब देखिए, एलोपैथिक डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाइयों का असर से लेखक थोड़े अच्छे हुए थे, लेकिन फिर उसे उनके सिर में दर्द होने लगा। लेकिन वो डॉक्टर वहाँ पर उपलब्ध न होने के कारण वह एक वैद्य जी को बुलाते हैं, लेकिन वैद्य जी भी मुहूर्त देखकर आने की बात कहते हैं। फिर भी लेखक किसी और को उनको फिर से बुलाने के लिए भेजते हैं। कोई 8 घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी पर तशरीफ लाए। आकर आप मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। देखिए, अब पहले जो डॉक्टर आए थे वो किस प्रकार से आए थे इसका वर्णन किया। जो डॉक्टर से लेखक ने अपना इलाज करवाया, अब ये तीसरा डॉक्टर है। अब पहले डॉक्टर सूट-बूट में आए थे, फिर दूसरे डॉक्टर किस प्रकार से आए थे इसका वर्णन किया कि उन्होंने फीस भी कितना ली मोटर से आने के लिए। अब तीसरे जो डॉक्टर है वो वैद्य जी थे और वह किससे आए थे, पालकी में आए थे। आप धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त शरीर पर सुत के नाम पर जनेऊ था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि वह कविराज भी कुश्ती लड़कर आ रहे। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने फिर से हास्यात्मक रूप में डॉक्टर वैद्य जी के ऊपर व्यंग्य किया है कि वो पालकी में आए, धोती पहने हुए थे, सफेद दुपट्टा डाले हुए थे कंधे पर, और जो शरीर पर सूट डाला हुआ तो वो इतना मैला हुआ दिखाई दे रहा था जैसे कि वो कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और पूछा। पहले नाड़ी हाथ में ली, 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की। बोले, वायु का प्रकोप है। यकृत में वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंची है। इससे मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है और किसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण होता है। कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध से एक और दूसरी ही संसार में छटपटा रहा था। अब देखिए, लेखक अपने दर्द से बहुत ही ज्यादा परेशान थे और ये वैद्य जी क्या बात कर रहे थे उनके दिमाग में नहीं जा रहे थे, उनके सिर से ऊपर जा रहे थे। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि पता नहीं वो क्या बक रहे थे, आखिर मुझसे न रहा गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटे का कोष तो लेते आइए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, मैं पहले समझ तो लूँ कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी, कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा। फिर सांप फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा। 2 दिन दवा की गई। कभी कभी अवश्य कम हो जाता था, पर पूरा दर्द न गया। सीआईडी के समान पीछा छोड़ता ही न था। अब देखिए, वैद्य जो आए वो किस प्रकार से मुहूर्त देखकर आए थे, उनका किस प्रकार से वेश था इसका वर्णन किया। फिर उन्होंने श्लोक सुनाए और अंत में जाकर उन्होंने दवा दी। दवा भी दी जो अदरक के रस के साथ दी। तो यहाँ पर देखिए, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक हर प्रकार के चिकित्सक के द्वारा लेखक ने दवाई ली थी। अब उनको उस औषधि को उन्होंने सेवन किया, लेकिन उन्हें पूरा आराम नहीं मिला था। चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन को मित्रों की मंडली आती थी, वह आराम देती थी कम, दिमाग चाटती थी अधिक। अब देखिए, बीमार लोग जो होते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत होती थी, लेकिन रिश्तेदार, मित्र और पड़ोसी आकर बीमार लोगों को किस प्रकार से उनके बीमारियों के दिनों में सहायता करने के बजाय उनके काम को बढ़ा देते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर लेखक ने व्यंग्यात्मक रूप में किया है। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे। बोले, साहब आप लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को दिखलाइए।
मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को तो मैंने दिखा ही लिया, हकीम भी सही। अब देखिए यहाँ पर जो कोई लेखक को बता रहे हैं वो हर अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग अनुभव होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, तो अलग अलग लोगों के द्वारा लेखक को अलग अलग चिकित्सकों की बात की गई है। अब इसके पहले लेखक ने एलोपैथिक चिकित्सा की, होम्योपैथिक की, आयुर्वेदिक की, वैद्य जी को भी बुलाया। अब हकीम जी बच चुके थे, अब हकीम जी को बुलाने की बात लेखक सोच रहे। हकीम साहब आए। यद्यपि मैंने अपनी बीमारी का जिक्र और बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र न करना मुझसे न हो सकेगा। अब देखिए लेखक बीमार थे, वो अपने बीमारी के बारे में लिखना चाहते थे, लेकिन जो हकीम आए थे उनके पोशाक को देखकर, उनके रहन सहन और उनके फैशन का जिक्र लेखक को के बिना न रह सके, इसलिए उन्होंने उनका भी वर्णन कर दिया। सर्दी बहुत तेज नहीं थी, बनारस में बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती, फिर भी उन्हें कपड़ा पहनने का समय आ गया था। परंतु हकीम साहब चिकन का बंददार कुर्ता पहने हुए थे, सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी, पाँव में पाजामा। ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पाजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मोहरी के लिए कपड़ा दिया गया हो। दर्जी ने कुछ कतर ब्रोथ की और चुस्ती दिखाई हो। जूता कामदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब पतले दुबले इतने थे कि मालूम पड़ता था अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को बांटती है। हकीम साहब में नजाकत भी भला की थी। रहते थे बनारस में, मगर कान काटते थे लखनऊ के। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर लेखक ने हकीम के रहन सहन, उसके पहनावे का वर्णन अत्यंत हास्यात्मक और व्यंग्यात्मक रूप में किया है। आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले, मिजाज कैसा है? मैंने कहा, मर रहा हूँ, बस आपका ही इंतजार था। अब यह जिंदगी आपके ही हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, यार आप तो ऐसी बात कर रहे हैं गोया जिंदगी से बेजार हो गए हैं। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, नफ्स तो दिखाइए। खुदा बंद करने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर होगा। मैंने कहा, अब आपकी दुआ है। आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसलिए आपको तकलीफ दी है। 10 मिनट तक हकीम ने नब्ज देखी, फिर बोले, मैं नुस्खा लिख देता हूँ, इसे इस वक्त आप पीजिए, इंशाअल्लाह जरूर शिफा होगी। तो इस प्रकार अब लेखक ने हकीम से दवाई ली। हकीम साहब चलने को तैयार हुए। उठते उठते बोले, जरा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयाँ लोग बहुत पुरानी रखते हैं। मेरे यहाँ ताजी दवाइयाँ मिलती है। अब देखिए यहाँ पर भी हकीम ने जो दवाई दी थी वो किसी और से लेने के लिए नहीं, बल्कि खुद से ही दवाई लेने के लिए लेखक को सलाह दी। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ गई थी। अब देखिए दर्द तो कम हुआ, लेकिन लेखक बहुत दिन से बीमार थे। खान पान में जो कमजोरियां होने के कारण वो और भी अधिक कमजोर हो चुके थे। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से हो जाता था। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता था कि लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था, किसी ने राय दी कि जल चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा कि यह सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कर दीजिए, देखिए कितना शीघ्र से लाभ होता है। बोले, साहब इन नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है। साहब जादू का काम करता है, जादू का। अब देखिए अब तक एलोपैथिक की दवाएं हो गई, आयुर्वेदिक हो गए, वैद्य जी को बुलाया गया, अब हकीम जी को भी बुलाया गया। अब होम्योपैथिक की बात कर रहे हैं। होम्योपैथी में जो रसायन का प्रयोग जो होता है, जो छोटी छोटी दवाई के द्वारा दिया जाता है। एक प्रकृति चिकित्सा वाले ने कहा था कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेपकर धूप में बैठिए, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए। उन्होंने कहा, देखिए साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार है। मैं बीच में बोल उठा, समझदार न होता तो आपको कैसे यहाँ बुलाता। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। उन्होंने बड़े प्रेम से देखा।
देखकर बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह कुछ ऊपरी खेल है। मैंने पूछा, यह ऊपरी खेल क्या है नानी जी? बोली, बेटा सब कुछ किताब में थोड़ी ही लिखा रहता है। बात यह है कि किसी चुड़ैल का फसाद है। मेरी स्त्री और माता की ओर देख कहने लगी, देखो न इसकी बरौनी कैसी खड़ी है, कोई चुड़ैल लगी है, किसी को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा, डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लग गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है? अब देखिए लेखक ने यहाँ पर फिर से हास्यात्मक व्यंग्यात्मक बात कही है। विनोद कहा है कि एक तो डॉक्टर अलग अलग डॉक्टरों की अलग अलग दवाई खाकर वो परेशान हो गई है, फिर भी उनके बीमारी में कोई भी फर्क नहीं आया है। और डॉक्टर क्या चुड़ैल से भी कम होते हैं क्या? जब वो सब लोग चले गए तब मेरी पत्नी ने कहा, तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते? अब देखिए यहाँ पर पत्नी परेशान हो जाती थी, कहती है अपने पति से अर्थात लेखक से कहते कि तुम लोगों की बात क्यों नहीं मानते। अब तक हमने इस पाठ को पढ़ा है तो लेखक ने अधिकतर लोगों की बात मानकर ही अलग अलग डॉक्टर को बुलाया और अलग अलग दवाई ली। अब देखिए यहाँ पर हमें सोचना चाहिए कि कभी कभी लोगों के कितनी बातों को हमें सुनना चाहिए, कि हमें लोगों की बातों को सुनना चाहिए लेकिन हमें हमारे मन और दिमाग का उपयोग भी करना चाहिए। अब पत्नी फिर से लेखक को कह रही कि हमें लोगों की बात मान लेना चाहिए, कुछ हो या न हो इसमें तुम्हारा हर्ज ही क्या है। मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी न हुई, ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता, पर बीच बीच में दवा भी तो होती जाती थी। अब देखिए इस प्रकार लेखक ने ओझा को भी बुलाया, फिर आयुर्वेदिक औषधियाँ भी चालू थी, जल चिकित्सा भी चालू थी, प्राकृतिक दवाइयाँ भी चालू थी। फिर भी लेखक कहते हैं कि किसी भी प्रकार का आराम उन्हें जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला। कुछ लाभ अवश्य हुआ पर पूरा फायदा न हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं। जो बात काशी में नहीं हो सकती लखनऊ में हो सकती है। वहाँ सभी साधन है, सब तैयारी हो चुकी थी कि इतने में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान लीवान आए। उन्होंने देखा, कहा, जरा मुंह तो देखूं। मैंने कहा, मुंह जीप जो चाहे देखिए। देखकर बड़े जोर से हंसे। मैं घबराया। ऐसे हंसी केवल कवि सम्मेलन में बेढंगी कविता के समय सुनाई देती है। मैं चकित भी हुआ। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को यह सूझी नहीं, तुम्हें पायरिया है, उसी का जहर पेट में जा रहा है। अब पायरिया जो बीमारी होती है वो दांतों से संबंधित होती है। यह फसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा, तब क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें करना क्या है, किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर दांत निकलवा दीजिए। मैंने अपने मन में कहा, आपको यह तो कहने में कुछ कठिनाई नहीं हुई, गोया दांत निकालवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर रात भर मैंने सोचा। मैंने भी यही निश्चय किया कि यही डॉक्टर ठीक कहते हैं। दंत चिकित्सक के यहाँ से पूछवाया। उसने कहलवाया कि 3 रुपए की दांत तुड़वाने के लिए लगेंगे, कुल दांतों के लिए 96 रुपए लगेंगे, मगर मैं आपके लिए 6 रुपए छोड़ देता हूँ। इसके अतिरिक्त दांत बनवाई 150 अलग। यह सुनकर पेट के दर्द के साथ साथ सिर में भी चक्कर आने लगा, मगर मैंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ, इतना और खर्च करो। अब देखिए अब तक लेखक का कितना खर्च हो चुका था, फिर भी लेखक सोचता है कि चलो अभी दांत तुड़वाने में कुछ खर्च नहीं है। श्रीमती से मैंने रुपए मांगे। उन्होंने पूछा, क्या होगा? मैंने सारा हाल कह दिया। वे बोली, तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चरने गई है। आज कोई कहता है दांत उखाड़वा डालो, कल कोई कहेगा सारे बाल उखाड़वा डालो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक नुचवा डालो, आंखें निकलवा दो। यह सब फिजूल है। खाना ठिकाने से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने कहा, तुम्हें अपनी दवा करनी थी तो इतने रुपए को क्यों बर्बाद किए? अब देखिए यहाँ पर अंत में लेखक की पत्नी कहते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने खाने पीने पर ध्यान दो। अब देखिए लेखक का हमने पहले परिच्छेद में पढ़ा था कि खाने के पर बहुत ही ज्यादा खा रहे थे और इसी कारण यही फसाद थी। अब पत्नी के द्वारा यह बात कहने पर वे कहते कि अगर तुम्हें अपने ही दवाई का इलाज करवाना था तो तुम्हें इतने रुपए बर्बाद करने की